सीए लोगों को लगता है सिर्फ टैक्स वगैरह करते हैं, ऑडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जॉब करती थी तो व्हाट आई नोटिस वाज कि लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स मार्च आता था, दे यूज्ड टू आस्क मी कि ये कैसे करना है, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, एचआरए को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट में क्या होगा। वाज आल्सो दैट रीजन कि लेट्स हेल्प पीपल मैनेज देयर फाइनेंसेस बेटर, लेट्स मेक देम देयर ओन सीएज। सो देयर आर वेरियस वेज इन विच वन कैन सेव टैक्स। गवर्नमेंट सामने से तुम्हें ऑफर करे कि तुम टैक्स बचा सकते हो। वन शुड नॉट वेट फॉर 31st मार्च। लोग ये बहुत गलती करते हैं कि 31st मार्च तक का वेट करते हैं टैक्स प्लानिंग करने के लिए। Hi Twinkle. So first of all, thank you so much for coming here at the headquarters of Upsurge, and we are very Thank you so glad. much for inviting me, Sanjana. It's our pleasure. It's all our pleasure. And today we're going to talk about taxation and a lot more. उसके practical implications क्या होते हैं and everything. और मैंने ये notice किया है कि when I was doing my graduation, मैंने taxation को completely overlook कर दिया था because I thought कि क्या अभी ये subject समझूँ. But after graduation, I thought when I entered the job market and I received my first salary, it was completely different from what was discussed with the HR. और ये बिकॉज इतने सारे टैक्सेस कट हुए थे, सम इन्वेस्टमेंट्स और सब डिडक्शंस, ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स डिस्कस हाउ यू बिकेम अ सीए, हाउ यू ट्रांजिशनड इनटू अ कंटेंट क्रिएटर एंड एवरीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड. सो यू राइटली मेंशन कि कुछ लोग कॉलेज के ड्यूरिंग में टैक्सेशन को एकदम अवॉइड कर देते हैं बिकॉज दे थिंक कि ये तो सीए का काम होता है, हम क्यों ही करें, हमें थोड़ी समझना है, हम बस सीए को रखेंगे एंड in some nominal fees we can get the things done. But according to me, one should, though they are not themselves CA, but थोड़ा बहुत taxation आना चाहिए क्योंकि अगर सब CA पे छोड़ देंगे तो फिर there are chances कि you don't know what's going on with your finances, you don't know what's going on with your money. So one should know certain things, at least tax calculation कैसे करते हैं या फिर TDS क्यों कटता है, कैसे कटता है, so that even they can मेक डिसीजंस. और कुछ नहीं तो अगर तुमने कॉलेज में नहीं सीखा है तो whenever you are working as an freelancer or in a organization, you should definitely sit with your CA and understand कि क्यों टैक्स कट रहा है, कितना परसेंट कट रहा है, what can we do to save the taxes. If they don't know what's going on, I think there will be a lot of problem they may face and they might lose out on a lot of savings in form of taxes क्योंकि वो लोग टैक्स प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे. So it's really important कि एक इंसान को सारे टैक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता हो. So I thought of becoming a CA because firstly I was very good with numbers, I loved maths and उसके अलावा I always wanted to have some venture of my own and मेरे को ऐसे लगा कि CA will help me do that because CA लोगों को लगता है सिर्फ टैक्स वगैरह करते हैं, ऑडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. सो लॉ, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन सब कुछ सिखा देते हैं CA में, विच एंड सब कुछ काम आता है इन स्टार्टिंग वन ओन्स वेंचर और आफ्टर दैट to run the business. So इस वजह से मेरे को लगा कि this will really help me afterwards. So I thought of pursuing CA and एक के बाद एक होते गए clear subjects और CA बन गई. फिर उसके बाद वही I was really good at finance and it was my interest subject also. So I thought of pursuing a career in it. So I joined a banking company after I cleared my CA in 2018 and I went ahead working as a finance professional with the company for 2+ years. And फिर उसके बाद because of COVID I had to be home and I didn't see a lot of growth monetarily or mentally in that current job. इस वजह से मैंने अपने options समझने की ट्राई की और मेरे को ऐसे लगा कि बिकॉज आई रियली लव्ड मेकिंग वीडियोज और बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड जब मैं जॉब करती थी तो व्हाट आई नोटिस वाज कि लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स मार्च आता था, दे यूज्ड टू आस्क मी कि ये कैसे करना है, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, एचआरए को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट में क्या होगा. सो लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी. तो मेरे को लगा कि व्हाई नॉट मैरी माय सीए स्किल्स and these love for content creation together and start creating content on because I saw a larger problem कि not everyone knows basic things also जो CA को पता होती है. Because I was a CA तो मेरे को थोड़ी चीज़ें ऐसे लगता था ये तो सबको पता है but not everyone knew it. So I thought let's educate people on this more. And जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने ये भी नोटिस किया कि lot of people were making big financial blunders कि
EMIs accumulate करते जा रहे हैं, भले उनकी सैलरी 50,000 की है बट 60-70,000 के EMIs उनके accumulate होते जा रहे हैं फॉर नॉट वेरी नेसेसरी खर्चास. So I thought कि let's help them manage their finances also better. So one was also that reason कि let's help people manage their finances better, let's make them their own CAs, and therefore I started on this niche, and then touch wood, it went well. And I think it was a very good time, right? क्योंकि तभी content creators flourish हो रहे थे और अभी it's continuing, it's getting bigger and bigger. So it's really good that you hit the chords at the right time. So that is really nice. And abhi, can you simplify what kind of taxes are there in India? So there are various types of taxes, but उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. One is direct tax and the other is indirect tax. Direct tax मतलब जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली ले रही है, बट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट, हम टैक्स तो गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली. फॉर एग्जांपल अगर आप चिप्स का पैकेट लेते हैं अगर बाजार से, तो गवर्नमेंट कंपनी को चार्ज करती है, एंड कंपनी जो है वो आपको चार्ज करती है इन फॉर्म ऑफ GST. तो वो आप ही इनडायरेक्टली पे कर रहे हो बट कंपनी के थ्रू. सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्सेस में वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, जो होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उनकी कोई इनकम है थ्रू सैलरी में भी, या फिर फ्रीलांसिंग इनकम, उन या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, उस पे लगता है, या फिर उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें से जो इनकम आती है उस पे लगता है, या फिर कैपिटल गेन्स पे लगता है. तो ये सब पर्सनल इनकम टैक्स में आता है. उसके अलावा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट उन्हें चार्ज करते हैं सर्टेन परसेंटेज. वो कंपनीज जो अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. फिर उसके अलावा अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो पहले अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे जैसे सर्विस टैक्स वगैरह, बट अब गवर्नमेंट ने एक ब्लैंकेट टैक्स निकाल दिया जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज GST. तो GST इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि चिप्स का पैकेट है, या फिर अगर तुम कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हो, तो रेस्टोरेंट चार्जेस यू GST इन फॉर्म ऑफ दैट. या फिर कोई और गुड्स खरीद रहे हो मार्केट से, तो उस पर भी GST कलेक्शन होता है बाय द कंपनी जिसका वो मटेरियल गुड्स है जिसने वो बनाया है, पर फिर गवर्नमेंट उनसे भी GST चार्ज करती है. सो दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. फिर उसके अलावा अगर कोई इम्पोर्ट कर रहा है चीज़ें, तो उस पर भी टैक्स लगता है, विच इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी. तो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस दैट आर मेजर. इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, बट दीज 4 आर द मेजर टैक्सेस विच इज लेविड इन इंडिया. ओके, सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में से मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का कौन सा होता है? सो एज पर अ रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के उसमें majorly direct tax is the revenue source for government, and it accounted for 51.5% from direct tax and 48.5% from the indirect taxes. अच्छा, मतलब it's quite close, it's not very far apart, right? So because direct tax एक major source of revenue है, and also out of self interest, and हमारे viewers भी काफ़ी salaried employees है, freelancers है, और मेरे पास अभी एक सैम्पल सैलरी स्लिप भी है जो मुझे आपको दिखाना है, सो यू कैन ब्रेक ऑल द कॉम्प्लेक्स टर्म्स डाउन. तो अभी इस सैलरी स्लिप में एज यू कैन सी बेसिक पे है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस है, एंड देर आर अदर आइटम्स जो राइट हैंड साइड पे है, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, TDS. तो ये सब का बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि अ लॉट ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर वेरी क्लूलेस अबाउट हाउ and what is the breakup of their salary slip. So let's try to understand ki what constitutes a salary slip. Okay. So salary slip may contain various things like gross salary, net salary, and ये terms थोड़े confusing होते हैं. So let's understand what constitutes a gross salary, net salary. So basic pay plus allowances जैसे कि house rent allowance, conveyance allowance, education allowance, ये सब को add करेंगे, या फिर जितने भी अलग benefits होते हैं which a company gives, उन सब को add करेंगे, तो वो होता है gross salary. Okay. अभी इस gross salary में से अगर हम deductions minus करेंगे जैसे कि TDS या फिर provident fund TDS
प्लस प्रोविडेंट फंड माइनस करेंगे, प्लस प्रोफेशनल टैक्स कटता है वो माइनस करेंगे, तो ये सब डिडक्शंस को माइनस करके आता है हमारा नेट सैलरी, विच इज द इन हैंड सैलरी. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स. अभी एक एक करके चीज़ें समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जैसे आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप में बेसिक पे के बाद है हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस मतलब अगर आप रेंट पे रह रहे हैं बाहर, तो आप ऑफ कोर्स रेंट पे करते होंगे, तो वो HR आपको एक बेनिफिट देता है कि आपने जो पे किया है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, उसका एक जो अलाउंस मिल रहा है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकें. सो ये जो अलाउंस है इसमें मैं बताती हूँ कि आप टैक्स डिडक्शन कितना अलाउड रहता है. इट्स द लीस्ट ऑफ द amount that is offered by HR or the amount which is paid by you minus 10% of the gross taxable income या फिर 40% of the basic pay पर 4 cities ऐसी होती है जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई एंड कैलकाटा जिसमें 50% अलाउड होता है. Interestingly, Bangalore still is not considered a metro city. इस वजह से उसमें अभी भी 40% ही अलाउड है एंड नॉट 50%, क्योंकि जब से इनकम टैक्स रूल्स फ्रेम हुए थे तब से चेंज ही नहीं किया मेट्रो सिटीज की डेफिनेशन. सो अभी भी बैंगलोर वालों को सिर्फ 40% का बेनिफिट मिलता है और बाकी जो 4 सिटीज हैं उनको 50% का बेनिफिट मिलता है, भले ही उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स जॉब कर रहे हैं. So then let's come to the other side. इसमें आपको दिख रहा है जैसे प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम कोई भी कंपनी काट सकती है, वो है 2500 रुपये. अभी हर कंपनी का अलग अलग होता है, बट मैक्सिमम द अमाउंट दैट दे कैन डिडक्ट इज 2500 रुपीज़. इसलिए हर महीने दे डिडक्ट 200 रुपीज़, बट लास्ट मंथ में दे डिडक्ट 300 रुपीज़, तो टोटल 2500 हो जाता है. फिर उसके अलावा होता है प्रोविडेंट फंड. अब दिस अमाउंट varies from organization to organization, but 12% generally employers deduct करते हैं. तो 12% employers करते हैं, फिर employees 12% करते हैं. तो अगर इसमें ये लिमिट होती है कि कोई भी अगर 20+ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स और उनको प्रोविडेंट फंड काटना होता है. 12% ऑफ, सो दैट्स बेसिकली 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. बट आजकल डियरनेस अलाउंस इतना होता नहीं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी समझ सकते हैं. सो 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इतना 12% is contributed by employers and 12% is contributed by employees. But an employee can choose to contribute more, which is called as voluntary provident fund. तो उसका भी वो बेनिफिट ले सकते हैं. अगर उन्हें ज़्यादा टैक्स सेविंग करनी है तो दे कैन ऑप्ट फॉर इट एंड वो लोग ज़्यादा भर सकते हैं. ओके. ऑल्सो अगर तुम्हारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में तुमने ऑप्ट इन किया हुआ था प्रोविडेंट फंड का, तो तुम्हें अगर कहीं जॉब चेंज कर रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड. ओके. और ऐसा ऑप्शन है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इक्विटीज में ही इन्वेस्ट, मुझे प्रोविडेंट फंड में नहीं करना है, तो कैन आई ऑप्ट आउट ऑफ इट? सो बिकॉज तुमने पहले, अगर तुम्हारी पहली ऑर्गेनाइजेशन में तुमने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो तुम्हें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी वो कंपल्सरीली कंटिन्यू करना पड़ेगा. ओके. सो इसमें ये भी लिमिट होती है कि अगर तुम्हारा 15,000 से कम इनकम है तो कंपल्सरीली तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को. बट अगर तुम्हारी 15,000 से ज़्यादा है तो फर्स्ट जॉब में यू हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट. बट अगर तुमने ऑप्ट इन किया तो नेक्स्ट कंपनी में अगर तुम जॉब लेती हो तो तुम्हें अगर पहले ऑप्ट इन किया था तो इसमें भी ऑप्ट इन करना पड़ेगा. और ट्विंकल, ये जो TDS का अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? सो TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स. जो आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपकी सैलरी दे रहा है तो वो एक अमाउंट डिडक्ट करके आपको सैलरी देते हैं, विच इज कॉल्ड TDS. और ये जो TDS होता है, इट्स अ टैक्स विच इज डिडक्टेड एंड देन पेड टू द गवर्नमेंट. तो इट्स लाइक तुम टैक्स पे कर रहे हो एडवांस में. तो जैसे अप्रैल की सैलरी है तुम्हारे पास आई पर डिडक्ट हो गई, तो वो जो अमाउंट है वो तुमने मतलब टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को ऑलरेडी. सो दिस TDS दैट यू पे ईयर राउंड, दैट इज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, एंड वो जो तुम्हारी फुल ईयर में लाइबिलिटी हो रही है उसके सामने एडजस्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी सैलरी XYZ है और उस पर TDS जितना भी समझो 12,000 डिडक्ट हो चुका है और तुम्हारी लाइबिलिटी टोटल आ रही है 13,000 रुपीज एट द ईयर एंड, तो 13,000 में से 12,000 तो तुम ऑलरेडी पे कर चुकी हो. तो तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना पड़ेगा. बट अगर तुम्हारा सिर्फ 11,000 का लाइबिलिटी आ रहा है पर तुमने पे 12,000 का किया है, तो व्हेन यू आफ्टर यू फाइल टैक्सेस तुम्हें 1,000 रुपीज का रिफंड मिल जाएगा. सो ये होता है TDS का. पर इसमें ऐसा भी होता है कि इफ द
employer is deducting TDS from you, the employee has to make sure that that amount is submitted to the government, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स नहीं करते हैं सबमिट टू द गवर्नमेंट दिस अमाउंट, तो उसमें एम्प्लॉय का नुकसान हो जाता है क्योंकि तुम्हारी सैलरी में से तो कट गया है अमाउंट पर सामने नहीं मिला है गवर्नमेंट को, तो फिर एट द ईयर एंड यू कांट टेक द रिफंड इफ योर लाइबिलिटी इज लेसर। तो इस वजह से वन हैज़ टू मेक श्योर, तो इसलिए 26 AS करके गवर्नमेंट के पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म होता है, उसे रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि तुम्हारा जितना TDS कटा है वो सामने गवर्नमेंट को पे भी हुआ है। ओके और कौन से मंथ्स में ये पूरा प्रोसेस होता है जैसे फाइलिंग का, ताकि यू नो आवर यूजर्स कैन बी अवेयर कि कौन से मंथ्स में करना चाहिए? सो जैसे फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें होती है, असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर का इनकम तुम कंसिडर कर रहे हो, बट असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में तुम अपनी इनकम को असेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम ये जो साल काम कर रहे हो, अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024, तो वो हुआ तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। अगर तुम उस ईयर की इनकम को, सैलरी को तुम्हें टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो अभी तुम इसका टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरोगी 2024 जुलाई में, तो वो हुआ असेसमेंट ईयर 2023 टू 2024 बट विच फॉल्स इन 2024 टू 2025। सो it's the year where you're assessing your income for the previous year. Okay. और ये TDS का फिगर आता कहाँ से है? सो TDS कैलकुलेट होता है, सो तुम अगर ओल्ड रेजिम चूज कर रहे हो या न्यू रेजिम चूज कर रहे हो, उस हिसाब से जो रेट्स होती है उस पे कैलकुलेट होता है। अगर तुमने ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया है, फॉर एग्जांपल एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में HR तुमसे पूछता है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस मांगता है, और तुम्हें जो बेनिफिशियल लग रहा है अपने हिसाब से, अगर तुम्हें ओल्ड टैक्स रेजिम लग रहा है या न्यू टैक्स रेजिम लग रहा है, उस हिसाब से तुम चूज करके HR को बता दो। तो अगर तुमने ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया है तो वो लोग जो उसके टैक्स स्लैब्स और रेट्स होते हैं उसके हिसाब से तुम्हारी इनकम पे कैलकुलेट करके टैक्स, उस हिसाब से TDS कैलकुलेट करते हैं। अगर तुमने न्यू टैक्स रेजिम चूज किया है तो उस हिसाब से चूज करके वो लोग टैक्स डिडक्ट करते हैं। ओके, गॉट इट। एंड टू आवर यूजर्स, अगर आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के बीच डिफरेंस जानना है एंड विच वन सूट्स यू मोर, तो हमने एक फुल फ्लेजेड कोर्स बनाया है ऑन टैक्सेशन विथ ट्विंकल, और इसमें हमने ये भी बताया है हाउ टू सेव टैक्सेस एंड हाउ टू बेस्ट प्लान योर इनकम टैक्सेस। सो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो ट्विंकल, ये तो बात हो गई सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, पर अभी अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ तो टैक्स कैसे डिडक्ट होगा? सो अनलाइक सैलरीड इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर्स की इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती है, कभी बिजनेस होता है कभी नहीं होता है, तो कोई भी अगर उन्हें पेमेंट करता है तो वो TDS काट के ही पेमेंट करता है। अभी डिपेंडिंग ऑन वेरियस रूल्स परसेंटेज डिसाइड होता है कि कितना परसेंट काटेंगे, बट अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज अ फ्रीलांसर, तो 194J के अंडर 10% उनका TDS कटेगा और बाकी जो अमाउंट होता है वो उसे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सर्विसेज का, अगर मैं एक फ्रीलांसर जैसे तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और तुम मुझे पेमेंट कर रही हो, करना चाहिए तुम्हें 1 लाख का, मेरी फीस है 1 लाख, बट उसमें तुम 194J के अंडर तुम 10% काट के मेरे को 90,000 दोगी और जो बाकी 10% है वो तुम गवर्नमेंट को पे कर दोगी। ओके, अंडरस्टूड। एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशनल्स जैसे CAs हैं, डॉक्टर्स हैं, इनका कैसे होता है ट्रीटमेंट? सो बिकॉज CAs, डॉक्टर्स, ये सब प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका भी 194J के अंडर 10% TDS कटता है। और उसके अलावा एक इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है फॉर दीज प्रोफेशनल्स, एक लिस्ट है बाय द गवर्नमेंट कि उसमें CAs, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और भी जन होते हैं, वो लिस्ट में जो फॉल करता है, वो लोग अगर 50 लाख से कम का रेवेन्यू कर रहे हैं ईयर राउंड, तो दे हैव अ बेनिफिट कि वो लोग 50% ऑफ देयर रेवेन्यू को इनकम दिखा सकते हैं या फिर मोर। ये क्यों है कि अगर बिकॉज तुम 50 लाख कमा रहे हो, अगर तुम्हारे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर स्टाफ को सैलरी ये हो, तो वो जो एक्सपेंसेस है, अब तुम बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड टू बी लो इन रेवेन्यू, तो तुम कितना बुक कीपिंग करोगे? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इनको एक फायदा देते हैं, बुक कीपिंग छोड़ो तुम, यू जस्ट अज्यूम योर इनकम टू बी 50% और मोर, तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम 50% से कम दिखाना चाह रहे हो तो तुम्हें या तो ऑडिट करवाना पड़ेगा और बुक कीपिंग भी करनी पड़ेगी। Okay, got it. So, that is quite a हाँ. useful tip actually. अभी Twinkle, you being a CA, what are the most effective tax tax planning strategies? जैसे 80C है, 80D है, तो इनका एक overview दे सकते हो आप हमें?
So there are various ways in which one can save tax. गवर्नमेंट सामने से तुम्हें ऑफर करे कि तुम टैक्स बचा सकते हो, बट वही है कि इंसान को आना चाहिए, पता होने चाहिए ये सब सेक्शंस। तो अगर उनको पता है तो दे कैन टेक अ बेनिफिट। बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो वो स्टार्टिंग से टैक्स प्लानिंग ऐसे करते नहीं है, इस वजह से दे मिस आउट ऑन टैक्स सेविंग्स। चैप्टर 6A के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80E। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट तुम्हें सामने से दे रही है कि तुम ये तरीकों से टैक्स बचा सकते हो। अभी सेक्शन 80C की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और एक होती है जिसको आप स्पेंड करते हो। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगर आप इन्वेस्ट करो ELSS में या सुकन्या समृद्धि योजना में या फिर NPS में, तो ये सब का आप या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में, ये सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको टैक्स रिडक्शन मिलेगा। और जो एक्सपेंस साइड पे देखें तो जैसे अगर तुमने कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट या फिर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम तुम पे कर रहे हो, तो ये सब जो एक्सपेंसेस तुम्हारे हैं, या फिर तुम्हारे बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए पे कर रहे हो तो उसका सर्टेन अमाउंट वो तुम एक्सपेंस जो कर रहे हो उसका भी रिडक्शन देते हैं। तो ये सब 80C में कवर होता है। उसके अलावा 80D की बात करें तो 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का अगर तुमने ले रखा है तो उसका अगर तुम प्रीमियम पे कर रहे हो तो 80D में तुम्हें उसका डिडक्शन मिलेगा। 80E में अगर तुम्हारा कोई एजुकेशन लोन चल रहा है तो उसका डिडक्शन मिलेगा अगर तुम रीपे करोगे तो। फिर एक 80GG होता है जिसमें अगर समझो कि तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, अब इसमें तुम्हें HRA नहीं मिल रहा है बिकॉज तुम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो तुम पर फिर भी कोई अगर दूसरी सिटी में रह रहे हो विच इज अवे फ्रॉम योर होम, तो तुम वहाँ पे रेंट के घर पे रह रहे हो तो यू आर स्टिल पेइंग रेंट, तो वो 80GG कवर करता है तुम्हारे लिए। तो 80GG में तुम बेनिफिट ले सकते हो ऑफ द अमाउंट यू पेड फॉर रेंट इफ यू डोंट हैव एन HRA। तो उसमें कितना बेनिफिट मिलता है, लीस्ट ऑफ द अमाउंट 5,000 रुपीज और द अमाउंट पेड बाय यू माइनस 10% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम या फिर 25% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और अगर एक और सेक्शन होता है 80E, जिसमें अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर हायर स्टडीज तो उसमें आप जो इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करते हो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। तो बहुत ही ऐसे सारे सेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट आपको चांस देती है कि आप टैक्स बचा सको। तो विद स्मार्ट टैक्स प्लानिंग यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टैक्स। और अभी 31 मार्च आई थिंक पास आ रहा है, हाँ. तो वन शुड नॉट वेट फॉर 31 मार्च। लोग ये बहुत गलती करते हैं कि 31 मार्च तक का वेट करते हैं टैक्स प्लानिंग करने के लिए, मार्च में जाके करते हैं और फिर बिकॉज बहुत रीजंस की वजह से, बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर सेविंग थ्रू ELSS, 1.5 लाख का अब तुम मार्च में करोगे, पहली बात तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल कि 1.5 लाख अरेंज कैसे करें, बिकॉज इतना डिस्पोजेबल इनकम लास्ट में होता नहीं है लिक्विड। तो वन इज दैट, इसलिए स्टार्टिंग से करना चाहिए। फिर उसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है अगर तुम इन्वेस्टमेंट बेस्ड टैक्स रिडक्शंस ले रहे हो तो फिर देर आर चांसेस कि मार्च में क्या पता उसका प्राइस फेवरेबल नहीं हो। Got it. सो अगर तुम लास्ट मिनट पे ही सब खरीदोगे तो देर आर चांसेस कि इट डज नॉट वर्क इन योर फेवर। Higher valuation हाँ, पे खरीदना सो पड़ेगा. इट्स बेटर कि तुम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही टैक्स प्लानिंग करो सो दैट यू नो कि तुम्हारे लिए कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर है। कि फॉर एग्जाम्पल अभी तुम पहले से अगर टैक्स प्लानिंग नहीं करोगे, तुमने समझा ही नहीं है अप्रैल में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कि तुम्हारे लिए ELSS बेटर, मतलब इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, HRA लेना बेटर है, ये सब डिडक्शन लेना बेटर है। अगर तुम ये सब दिमाग तब से ही नहीं चलाओगे तो तुम चूज भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेटर है। तो फिर तुम गलत टैक्स रेजिम चूज कर सकते हो। और इस साल से तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम भी हो गई है। तो तुम गलत चूज करोगे तो तुम्हारा पूरा ईयर राउंड गलत TDS कटेगा, और गलत TDS कटेगा तो वो उतना पैसा तुम अगर एक्स्ट्रा TDS कट रहा है तो पूरे साल तुम्हारा वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। भले ही वो लास्ट में तुम्हें रिफंड मिल जाएगा अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम है, बट पूरा ईयर अराउंड तुम वो अमाउंट को या तो यूज कर सकते थे या फिर बेटर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे। पर वो बिकॉज तुमने बेटर टैक्स प्लानिंग नहीं की इसलिए कट गया। ओके, अंडरस्टूड। तो ट्विंकल, अभी आपने मेंशन किया कि न्यू टैक्स रेजीम डिफॉल्ट हो गया है, और एक हमारे यूजर्स के लिए एक डिफरेंस आप बता सकते हो कि ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? सो कुछ साल पहले न्यू टैक्स रेजीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजीम होती थी। तो ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा टैक्स स्लैब्स होते हैं, न्यू टैक्स रेजीम में कम टैक्स स्लैब्स होते हैं। एक मेजर डिफरेंस ये है ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में कि ओल्ड टैक्स रेजीम में जो तुम्हारे अगर तुम कोई अलाउंस या फिर वो सब अगर HRA वगैरह भर रहे हो तो उसका तुम डिडक्शन ले सकते हो इसमें। और
जो डिडक्शंस जो तुम जैसे ELSS में अगर इन्वेस्टमेंट की है या फिर ATD के अंदर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, तो ये सब तुम डिडक्शंस अवेल कर सकते हो और उसके हिसाब से तुम्हारी इनकम कैलकुलेट होगी और उसके बाद तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट होगा। Okay. वेयर एज न्यू टैक्स रेजिम में तुम ये सब बेनिफिट्स नहीं ले सकते, कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, कोई अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फिर जो अमाउंट है तुम्हारा इनकम उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, तो वो उसका टैक्स स्लैब भी अलग तरीके से उन लोग ने दिया हुआ है। ओके। एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल कि कौन से इंसान के लिए क्या टैक्स रेजिम बेटर है, सबके लिए अलग अलग होता है। सो वन शुड डेफिनेटली कैलकुलेट कि उनके लिए क्या बेटर है एंड टेल द HR at the start of the year in the investment declaration form that the HR asks for, उसमें बताओ कि तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है, वो चूज करो और उस हिसाब से ही वन शुड गो हेड। ऐसे नहीं कि अपने फ्रेंड्स को देख के या फिर किसी और से एडवाइस लेके कि तुम क्या कर रहे हो, मैं भी वही टैक्स रेजिम चूज करता हूँ। सबका अलग अलग होता है। सो वन शुड कंसिडर कि व्हाट देयर एक्सपेंसेस आर, व्हाट देयर इन्वेस्टमेंट्स आर, व्हाट देयर अलाउंसेस आर एंड अकॉर्डिंगली चूज द बेस्ट वन फॉर देम। बिकॉज अगर टैक्स रेजिम गलत चूज कर रहे हो तो तुम्हारा ही लॉस है। और पहले दे हैड अ चॉइस कि ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है, न्यू टैक्स रेजिम चूज करना है। अभी अगर तुम कोई भी टैक्स रेजिम, अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है कि ओल्ड करना है या न्यू करना है, बट अगर तुम कोई टैक्स रेजिम चूज नहीं कर रहे हो तो एज अ डिफॉल्ट तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा कि तुम न्यू टैक्स रेजिम चूज कर रहे हो और टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। सो ट्विंकल, आपने मेंशन किया कि न्यू टैक्स रेजिम अब डिफॉल्ट हो गया है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं ओल्ड टू न्यू? सो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स यू कैन चेंज इट एवरी ईयर, यू हैव द ऑप्शन टू चेंज इट एवरी ईयर, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, विच एवर वर्क्स बेटर फॉर यू। बट अगर आप स्टार्टिंग में अगर HR को बोल देते हैं कि हमें न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है, तो मिडल ऑफ द ईयर ना चेंज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से उसने न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से TDS कट किया है, फिर उसके बाद तुम बोलोगे कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है, तो दैट विल बी problematic. इसलिए every year you can change, you should not change in the middle of the year. And वहीं बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो। अगर तुमने ओल्ड से न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट कर लिया एक बार, तो तुम्हारे पास एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में ऑप्शन है कि तुम वापस से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हो। अगर तुम ओल्ड टैक्स रेजिम में चले गए तो कभी वापस से न्यू टैक्स रेजिम को चूज नहीं कर सकते। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वर्किंग इन व्हाट कैपेसिटी। अब ट्विंकल, क्योंकि आपने बोला कि ओल्ड टैक्स रेजिम में वो सारे डिडक्शंस हम ले सकते हैं बट न्यू में नहीं ले सकते, सो ये जो इन्वेस्टमेंट साइड वाले डिडक्शंस है, लाइक म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, रियल एस्टेट, इसमें कैसे टैक्सेशन होता है? सो जो तुम्हारे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में गेन होते हैं उस पे टैक्सेशन होता है डिपेंडिंग ऑन कि तुमने कितने टाइम तक उसको होल्ड कर रखा है। तो दो तरीके के होते हैं गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वैसे तो अगर 3 ईयर्स से ज़्यादा किसी ने कोई एसेट को होल्ड कर रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और 3 ईयर्स से कम कर रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। बट इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये 3 साल की लिमिट 1 साल की हो जाती है। तो अगर किसी ने 1 साल से कम ये शेयर्स को होल्ड कर रखा है और उसे बेचते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, टैक्स लगेगा। और अगर किसी ने 1 साल से ज़्यादा ये शेयर्स को होल्ड कर रखा है या फिर म्यूचुअल फंड को होल्ड कर रखा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अभी ये दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो स्लैब्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले तो 1 लाख जो आपका गेन है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपने 1 लाख का 90,000 का समझो अगर आपने गेन किया है ईयर, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अगर आपने वो शेयर्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो। और जो उसके ऊपर वाला अमाउंट होता है उस पर 10% लगता है टैक्स, बट उसमें आप कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, गॉट इट। अगर आपको इसमें और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो मैंने बहुत ही अच्छे से कोर्स में बताया है जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स पे, शेयर्स पे और भी कई तरीके की इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स कैसे लगता है बहुत ही इलैबोरेटली बताया है। तो डू चेक इट आउट। आई हैव मेड दिस कोर्स विद अपसर्ज, डोंट मिस इट, इट्स वेरी नॉलेजेबल एंड 31 मार्च आ रहा है तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच ट्विंकल। आई एम श्योर मैं काफ़ी सीखी हूँ इस सेशन से, एंड आई एम श्योर हमारे यूजर्स भी एटलीस्ट सैलरी स्लिप रीड करना तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन टू अपसर्ज एंड आई विल सी यू सून। Thank you so much for inviting me, Sanjana, and Upsurge is family, so of course.